हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट, विच मीन्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो अब तक हमने जितनी भी यूनिट्स यहाँ पर पढ़ी हैं, चैप्टर नंबर 1 टोटली इंट्रोडक्शन था, जहाँ पर आपने तो सिर्फ ये समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। चैप्टर नंबर 2 ने आपको समझाया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसके डिमांड के बारे में, मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर। तीसरी यूनिट ने वही सारी चीजें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है और एक प्रोड्यूसर किस तरीके से सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। अब जो ये फोर्थ यूनिट है ना, ये इन तीनों यूनिट का एक तरीके से कह सकते हो कि एक कंक्लूजन है, एक मिक्सचर है। कैसे? अल्टीमेटली हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, वहां पर हमारे जो मेन टूल्स हैं वो डिमांड और सप्लाई ही होते हैं, और डिमांड को हमारे कंज्यूमर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहीं पे सप्लाई को हमारे प्रोड्यूसर्स। अब ये दोनों ही लोग एक जगह पर आते हैं, किसी एक पर्पस के लिए आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको कंज्यूमर्स को समझाया गया और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया गया। बट अब यूनिट 4 आपको ये बताएगी कि ये कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स किस जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, और इनके डिमांड और सप्लाई की वजह से मार्केट कंडीशंस कैसे चेंज होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस की। आखिरी यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यूनिट का नाम फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, तो सबसे पहले ये जान लेना है कि मार्केट का मतलब क्या होता है। जब भी किसी से पूछो कि भाई ठीक है बताओ ना कि मार्केट क्या है, तो मार्केट को हिंदी में तो बोलते हैं बाजार, और उस बाजार में बच्चे कहेंगे कि मैम कुछ ना कुछ तो खरीदा और बेचा जा रहा होगा। जब भी मार्केट की बात आती है तो वो सोचते हैं कि मार्केट एक जगह है और उस जगह पर बहुत सारे बायर्स और सेलर आते होंगे, कुछ सामान खरीद रहे हैं तो कोई लोग सामान को बेच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी ये डेफिनेशन को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि जो आप बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। मार्केट बिल्कुल एक प्लेस है, बट जब हम इस प्लेस की बात करते हैं ना बेटा, तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस प्लेस का थोड़ा सा जो मतलब है वो बदल चुका है। मार्केट सिर्फ एक लोकेशन ही नहीं है, मार्केट को तो हम कहेंगे कि ये एक सिचुएशन है। ये एक तरीके की ऐसी मार्केट सिचुएशन है जो अलग अलग फॉर्म्स में आपको देखने को मिलती है, जिसके कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको मार्केट अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है। मार्केट ऑफलाइन भी है, मार्केट ऑनलाइन भी है, बट उस पूरी मार्केट का एक पर्पस है। वो क्या? बायर और सेलर को आपस में मिलाना, क्योंकि डिमांड और सप्लाई हम जानना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करना और उस प्राइस पर गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करना। तो अगर हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड के मार्केट की डेफिनेशन की बात करें, वो तो यही है। अब हमारी इकोनॉमिक्स भी इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा घुमा फिरा के बताती है। देखो क्या, अ मार्केट रेफर्स टू अ सिस्टम। अब देखो इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में उसी चीज को क्या बोला है, दैट इट इज अ सिस्टम और अ स्ट्रक्चर। या तो ये कोई सिस्टम है या कोई एक स्ट्रक्चर है, वेयर इन विच बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी, जहां पर बायर्स हैं और सेलर्स हैं किसी कमोडिटी के, आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ पा रहे हैं, एंड द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एज अ सिंगल प्राइस, और एक सिंगल प्राइस पे यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो हम यहाँ पर कर पा रहे हैं, और यू कैन से द क्लोजली रिलेटेड प्राइस। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा फिल्टर्ड फॉर्म में अगर हम बोले, सो मार्केट इज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है in which the buyers and seller of a commodity are in close contact with each other and the transactions take place। कि देखो अगर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है तो बायर्स और सेलर को एक साथ आना पड़ेगा। एक ट्रांजेक्शन तभी कंप्लीट होगी जब एक्सचेंज मैकेनिज्म आएगा, यानी कि बायर कुछ सामान खरीदेगा और बदले में सेलर को कुछ पैसे, यानी कि जो भी मनी है या मनी कंसिडरेशन है वो पे करेगा। तो सेलर गुड्स या सर्विस ऑफर कर रहा है और बायर बदले में मनी या मनी वर्थ के इक्विवेलेंट कोई भी चीज ऑफर कर रहा है, तभी तो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाएगी। तो मार्केट को इसलिए क्या बोला गया है, एक सिचुएशन। अब ये जो हमारी मार्केट है ना, ये अलग अलग तरीके की होती है। कैसी मार्केट मैडम? जैसे कि सब्जी मंडी, यानी कि वेजिटेबल मार्केट, फर्नीचर मार्केट, क्लॉथ मार्केट। क्या आप इसी मार्केट की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, हम इस तरीके की मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, जो कि हमें 4
बेसिस पर यहाँ पर पता चलती है कि कुछ यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स है जिनकी वजह से मार्केट को कुछ अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहला वहां पर आपके पास फैक्टर आता है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। किसी एक मार्केट में कितने नंबर ऑफ बायर्स और कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ये भी मार्केट को एक नया नाम देते हैं। कुछ मार्केट ऐसी होती हैं जिसमें फ्यू बायर्स और फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ मार्केट्स ऐसी होती है जिसमें लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो उसी के बेसिस पर उस मार्केट को एक नाम दिया जाता है। उसके बाद सेकंड आता है बेटा नेचर ऑफ कमोडिटी, किस तरीके की कमोडिटीज में डील किया जा रहा है। क्या हम आइडेंटिकल कमोडिटीज में डील करते हैं? आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि जहां पर जो गुड्स और सर्विसेज है वो बिल्कुल सिमिलर है, मतलब आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो किसी भी बेसिस पर। और कुछ मार्केट ऐसी होती हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, यानी कि बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आप बहुत आसानी से उनके बीच में क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर पाते हो। ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एंट्री एंड एग्जिट। अब मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट का भी क्राइटेरिया होता है बेटा। मान लो कि मैं यहाँ पर अपनी एक दुकान खोलकर बैठी हुई हूँ जहां पर मैंने स्टेशनरी का सामान बेचना है, मैंने एक स्कूल के पास अपनी स्टेशनरी की दुकान खोल ली। अब अगर मेरी ही दुकान के बराबर में कोई और भी अगर अपनी दुकान खोलकर बैठ गया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, मेरे कस्टमर बढ़ जाएंगे, भाई स्टूडेंट आधे इधर जाएंगे आधे उधर जाएंगे। मुझे ये काम नहीं करना था, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा बैरियर क्रिएट करूंगी कि दूसरा बंदा स्टेशनरी की दुकान खोल ही ना पाए, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको भी स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स खरीदनी हो वो सारे के सारे मेरी दुकान पर ही आए। तो बेटा इस तरीके से भी एंट्री और एग्जिट का एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ मार्केट्स के अंदर एंट्री फ्री होती है, कोई भी कभी मार्केट में एंटर कर सकता है, कभी भी एग्जिट कर सकता है। और कुछ मार्केट ऐसी होती है जो कुछ ना कुछ बैरियर्स क्रिएट करती हैं। ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर। बायर और सेलर को नॉलेज कैसी है मार्केट की, मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है उसकी अवेयरनेस है या नहीं है, मार्केट इंफॉर्मेशन बायर्स और सेलर्स को पता है या नहीं है, इसके बेसिस पर भी मार्केट फॉर्म्स को डिवाइड किया जाता है। तो ये चार चीजें हैं जो हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को एक डिजाइन देती है, एक नया फॉर्म देती है, और इन्हीं के बेसिस पर हमने अपनी मार्केट को कुछ नाम दिया है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड आई होप कि ये तीन नाम तो आपको याद आ रहे होंगे क्योंकि प्रीवियस कुछ चैप्टर्स के अंदर हमने इन नाम पर डिस्कशन किया था, ओलिगोपोली और ड्यूपोली। ठीक है बेटा, आपके कोर्स में ना सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ना है विच इज परफेक्ट कंपटीशन, बाकी के मार्केट स्ट्रक्चर्स आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस रहेगा परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर ही। और चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन उसके डेफिनेशन के साथ, और बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज इसके जो स्टार्टिंग के तीन फीचर है ना बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक 90% प्लस चांस है कि इसी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन। बेटा जब मैंने लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा परफेक्ट कंपटीशन का आपको एक एग्जांपल दिया था, तो वहां पर मैंने आपको ये समझाया था कि मान लो किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, अब मैं कहूंगी मान लो किसी क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है, वो 100 के 100 बच्चे बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे मतलब हम यहाँ पर अगर उनके इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल सेम है। जब वो बच्चे अपने शीट पर आंसर लिखते हैं बिल्कुल पैटर्न एकदम सेम, आंसर के कीवर्ड सेम, राइटिंग सेम, मतलब आप बिल्कुल भी ये जज नहीं कर पाते हो कि भाई कौन से बच्चे की कॉपी है। अगर रोल नंबर्स अलग ना हो, नाम अलग ना हो, तो शीट देखकर आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस बच्चे की कॉपी है। मतलब एकदम इंटेंस कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो बेटा परफेक्ट कंपटीशन कुछ इसी तरीके की मार्केट सिचुएशन होती है जहां पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, खूब सारे बायर्स हैं, खूब सारे ही सेलर्स हैं इस मार्केट के अंदर, और जो यहाँ पर कमोडिटी बेची जा रही है ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक ही कमोडिटी बेची जा रही है बिल्कुल सेम। आप किसी भी बेसिस पर आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बिल्कुल सेम है। इन टर्म्स ऑफ ब्रांड कह दो, इन टर्म्स ऑफ कलर कह दो, इन टर्म्स ऑफ साइज कह लो, या इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कह लो, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनके कोई भी आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन का कोई पॉइंट ही नहीं है उनके अंदर। यू कैन से द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। आप कोई सा भी उसमें से पिक कर लो, बिल्कुल एकदम सेम है।
ठीक है। जैसे कि मान लो कोई एक पेन है, पर्टिकुलर ब्रांड का कोई एक पेन है, ब्लू कलर का ही पेन है और वो एक बॉक्स में है, उस बॉक्स में उसकी 10 यूनिट्स है, तो वो 10 की 10 यूनिट्स जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल होती है ना, कि आप कोई सा भी पेन पिक कर लो बिल्कुल सेम ही है सारा, चलने में भी सेम, दिखने में भी सेम, कंपनी भी सेम, साइज भी सेम, फीचर्स भी सारे सेम है। तो बस इसी समझ लो कि ऐसे ही परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर सारी कमोडिटीज पूरी मार्केट में एक जैसी दिख रही है। अब जब सब जगह सेम ही सामान बिक रहा है, एक मार्केट के अंदर 100 दुकानें, 100 की 100 दुकानें बिल्कुल एक जैसी चीजें बेच रही हैं, तो क्या प्राइस अलग हो सकता है क्या? खुद सोच के देखो इस चीज को। अगर आपने स्टार्टिंग के मेरे कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, आपको सारे फीचर्स क्लियर हो जाएंगे। खुद बताओ, 100 दुकानें बिल्कुल सेम सामान बेच रही हैं, तो क्या प्राइस अलग हो सकती है? नहीं। अगर एक सेलर कहता है जी नहीं मैं तो अलग प्राइस पे बेचूंगा, तो बायर कहेगा कोई बात नहीं भाई, तेरे जैसा सामान ये बराबर वाला बेच रहा है, मैं तो इससे खरीद लूंगा। या कोई बायर कहता है कि नहीं तुम तो ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हो, तुमसे नहीं खरीदना, मुझे बराबर वाले से खरीदूंगा, उसको कहेगा खरीद ले, वो भी तो सेम प्राइस पे बेच रहा है। तो वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स हैं, वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स हैं, सेम ही सामान बेच रहे हैं, तो प्राइस भी बिल्कुल सेम होती है, प्राइस अलग हो ही नहीं सकती, यूनिफॉर्म प्राइस बोलते हैं हम इसको। और जहां ये फीचर्स मिल जाए ना, ऐसी मार्केट हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। ऐसी मार्केट को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन क्या है? अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड दे डील इन होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सिमिलर, हूबहू एकदम सेम। यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स, और यहाँ पर फिर प्राइस भी कैसी होती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल सेम प्राइस होती है मार्केट के अंदर, एंड द बायर्स एंड सेलर्स हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्राइस। और चाहे बायर्स है चाहे सेलर है, सभी को प्राइस के बारे में पूरी जानकारी है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें एक जगह पर मिल जाती हैं, तो ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, एंड इन सच अ मार्केट नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट। और क्योंकि हर एक बायर और हर एक सेलर का टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई में जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही स्मॉल है, कि अगर एक बायर ने आवाज उठाई या एक सेलर ने अगर आवाज उठाई तो कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली बाकी के बायर या सेलर्स को। तो कोई भी पर्सन इस सिचुएशन में है ही नहीं, ना तो बायर ना सेलर, कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, प्राइस को चेंज कर सके। सो एवरी फर्म एक्सेप्ट द प्राइस इज गिवन एंड देयरफॉर फर्म्स आर कॉल्ड द प्राइस टेकर। और इसका रीजन ये भी है कि यहाँ पर एक हमारा फर्म और इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया भी था, कि इंडस्ट्री प्राइस बनाती है, फर्म उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है। तो अब इसको डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अगर आपको यहाँ तक भी बात समझ में आ गई है कि दैट नो वन कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, तो काफी है। ठीक है, तो मेन बातें अब तक आपको क्या याद रखनी है? कि परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं और यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना, विच इज फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। मतलब गलती से भी इस टॉपिक को आपने छोड़कर नहीं जाना। ठीक, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर। और ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, इसके पहले 3 पॉइंट, कि 3 नंबर में सिर्फ एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है विद इम्प्लीकेशन। तो आपको ऐसे याद करना है, ऐसे कंटेंट को प्रिपेयर करके जाना है कि 3 नंबर में या 4 नंबर में भी अगर ये पॉइंट्स आपसे पूछे जाए तो एक भी नंबर नहीं कटे। और जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है तो बिल्कुल आपका नंबर कटने वाला भी नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर की। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने मेन फीचर ये देख लिया कि यहाँ पर जो बायर्स और सेलर की जो क्वांटिटी है भाई, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एंड ईच बायर एंड सेलर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मार्केट। अब मार्केट में हजारों कस्टमर खड़े हुए हैं, हजारों, उसमें से 2 कस्टमर भी अगर निकल कर आए या 1 कस्टमर निकल कर आया कि नहीं 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 सेलर, हम नहीं खरीदेंगे तुमसे इस प्राइस पे सामान, प्राइस को कम करो, सेलर ने साफ इनकार कर दिया, तुम्हें नहीं खरीदना, तुम मत खरीदो, हम नहीं प्राइस चेंज करेंगे, तुम खरीद लो किसी दूसरे सेलर से। पर दूसरा सेलर भी तो सेम प्राइस पर ही बेच रहा है। ऐसे ही हजारों सेलर है मार्केट के अंदर, उसमें से एक सेलर ये कहता है कि नहीं मैं तो बढ़ती हुई प्राइस पे सामान बेचूंगा, तुम तो 5 रुपए बेच रहे हो, मैं तो 6 रुपए में बेचूंगा। तो वो कहेगा ठीक है भाई तू बेच ले, तो तेरे सामान को कोई खरीद ले 6 रुपए में तो तू बेच ले, हम तेरे को नहीं मना कर रहे हैं। बट हमारा कस्टमर उसके पास क्यों जाएगा जो 6 रुपए पे सामान बेच रहा होगा, जब उन्हें बाकी के लोग ऑलरेडी 5 रुपए पे सामान बेचे और वही सेम सामान बेच रहे हैं। तो हर एक बायर और हर एक हमारा जो सेलर है, उसका जो प्रोपोर्शन है इन टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई, वो इतना छोटा है कि एक भी बंदा यहाँ पर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, उसको चेंज ही नहीं कर सकता।
ठीक है, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन निकल कर आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट ईच सेलर सप्लाइज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल मार्केट सप्लाई, any change in the supply by one seller has negligible effect on the market price, कि ठीक है तुम अपनी सप्लाई को चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारी प्राइस पर इसका। सिमिलरली नो बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस बाय चेंजिंग इज डिमांड, वो मना कर देता है अपने ज्यादा नहीं खरीदूंगा, कम ही खरीदूंगा, कम खरीद ले भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें यहाँ पे, आपका प्रोपोर्शन टोटल डिमांड में बहुत छोटा सा है। सो द फर्म इज द प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर, और ये भी एक रीजन आता है कि क्यों फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, विच इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस का मतलब पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है जहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कमोडिटीज हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं बोल रहे हम, बोल रहे हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे की। कोई सा भी पिक कर लो, 1000 यूनिट रखी हुई है ना एक प्रोडक्ट की, 1000 में से तुम कोई सा भी चूज कर लो, कितना भी शफल करके चूज कर लो, बिल्कुल सेम है। ना कलर चेंज है, ना उसके फीचर्स चेंज है, ना ब्रांड चेंज है, ना साइज चेंज है, आप किसी भी बेसिस पर उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एक दूसरे से, बिल्कुल सेम है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ऑल द फर्म्स प्रोड्यूस द आइडेंटिकल और परफेक्टली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड देयर इज अ जीरो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बिल्कुल कोई भी डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता होगा मार्केट के अंदर, क्या इंप्लीकेशन आता है? सबसे पहली चीज, बायर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स, अलग अलग फर्म्स के बेसिस पर बायर डिफरेंशिएट कर ही नहीं पा रहा। जैसे कि आज साबुन है, ठीक है, साबुन के हमारे पास अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग कह सकते हो वेराइटीज भी आती हैं, तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, अलग अलग पैकेजिंग भी है इवन उनकी, एक ही कंपनी के अलग अलग तरीके के साबुन आते हैं, तो आप वो भी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अलग तरीके से। बट यहाँ तो उन्होंने कह दिया कि आप कर ही नहीं सकते डिफरेंशिएट, चाहे अलग अलग कंपनी के भी क्यों ना हो, अलग अलग फर्म के भी क्यों ना हो, आप नहीं कर पा रहे हो उसको डिफरेंशिएट भी। ठीक है, एंड बायर्स आर इनडिफरेंट एज टू whom दे बाय फ्रॉम, और बायर को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा कि वो किससे खरीद रहा है, क्यों, सब सामान सेम ही तो है। नो फर्म कैन चार्ज अ डिफरेंट प्राइस, और कोई भी फर्म अलग प्राइस चार्ज भी नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म प्राइस मार्केट में चल रही है, और इसी की वजह से डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है। याद है ना, परफेक्टली इलास्टिक कैसा होता है बेटा? ये है आपका परफेक्टली इलास्टिक कर्व, यही तो है आपका डिमांड कर्व, कि प्राइस क्वांटिटी आपकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्राइस बिल्कुल सेम है, तो डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और कहाँ जा रही है बेटा? इन्फिनिटी की तरफ आपकी जा रही है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक आपको यहाँ पर डिमांड कर्व देखने को मिलता है। फ्री एंट्री और एग्जिट, सेकंड पॉइंट क्लियर ना। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फ्री एंट्री और एग्जिट। इसको थोड़ा सा आप ध्यान लगा के सुनिएगा। अब इसके लिए हमें राजू को बुलाना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, हमारे राजू ने ये देखा अपनी लोकेलिटी में, बहुत ध्यान से ऐसे झांक झांक कर देखा कि चलो अभी सर्दी का मौसम बचा है, कुछ तो सर्दी है, और लग रहा है कि सर्दी के मौसम में हमारी लोकेलिटी में एक भी चाय की दुकान नहीं है। तो राजू ने सोचा कि मैं यहाँ पर बटर स्कॉच वाले टेस्ट की, यानी कि इस वाले टेस्ट की मैं यहाँ पर चाय बनाऊंगा, पिलाऊंगा लोगों को, बटर स्कॉच वाली चाय पिलाऊंगा। चलो ठीक है भाई, राजू ने डिसाइड कर लिया, और राजू ने अपना टी स्टॉल लगाया, और उस टी स्टॉल के साथ उसने मस्त समोसे भी बनाने यहाँ पर शुरू करे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में राजू अकेला था बिल्कुल, और जब राजू अकेला था ना, तो मस्त लाइन लगी पड़ी है उसकी दुकान के सामने, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक चीज बेच रहा था, बटर स्कॉच वाले फ्लेवर की चाय बेच रहा है, और बहुत ही यूनिक तरीके का वो समोसा भी बेच रहा था। ठीक है, अब इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं वो राजू से सामान जो है वो खरीदने लगे, और राजू की दुकान के आगे लाइन लगी हुई है। और जब ऐसा होता है ना बेटा, तो बेशुमार प्रॉफिट आता है, बेशुमार। और इस बेशुमार प्रॉफिट को हम यहाँ पे बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब आमतौर पे जितना प्रॉफिट ना हो, सुपर प्रॉफिट आम टाइम पे, मतलब नॉर्मली जितना प्रॉफिट हो सकता है उससे बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, कुछ राजू के दोस्त, दोस्त से बड़ा दुश्मन कौन नहीं होता है ना। अब कुछ राजू के दोस्तों ने ये देखा कि राजू तो यार बहुत बढ़िया काम कर रहा है, खूब माल छाप रहा है, खूब पैसे कमा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, राजू के बराबर में ही अपनी दुकान खोली। पहले एक दोस्त ने खोली, यानी कि पहले जिस जगह पर राजू अकेला राजा बन के बैठा हुआ था ना, यानी कि राजू क्या कर रहा था, अकेला राजा बन के बैठा हुआ था, यही पूरे गांव का मालिक था, वहीं पर बहुत सारे लोगों ने जलन में आकर राजू के बिजनेस को कॉपी करने की कोशिश करी। और क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, तो एंट्री मारी। क्या मारी बेटा? एंट्री मारी इस बिजनेस के अंदर, मारी मारी एंट्री मारी, मारी मारी एंट्री मारी। ठीक, पहले जो सप्लाई सिर्फ राजू के पास से जा रही थी, अब नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई ना मार्केट के अंदर। पहले अकेला राजू चला रहा था उस बिजनेस को,
अब उस बिजनेस में और भी बहुत सारे लोग एंटर हो चुके हैं, यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई मार्केट में। बेटा जब नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बढ़ जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी तो बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली सप्लाई भी बढ़ेगी। और जैसी मार्केट में किसी चीज के ढेर लगना शुरू हो जाता है ना, पहले एक ही दुकान बेच रही थी वो चीज, अब 10 दुकानें बेच रही हैं, 15 दुकानें वही सेम चीज बेच रही है, तो ऐसे में बेटा प्राइस जो होती है ना वो कम हो जाती है। प्राइस क्या हो जाएगी? कम। अब जैसी प्राइस कम होगी तो क्या अब एबनॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा पहले राजू कमा पा रहा था वो कमा पाएगा क्या? क्या अब वो उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा? नहीं। पहली बात तो टोटल सप्लाई बढ़ चुकी है, कस्टमर्स डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली प्राइस भी फॉल हो गई है। तो ऐसे में राजू का ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट था ये कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मली, यानी कि आम लोग जितना प्रॉफिट कमा पाते हैं अपने बिजनेस के अंदर उतना ही प्रॉफिट आज हमारा राजू भी कमा रहा है। क्यों? क्योंकि राजू ने किसी तरीके को कोई बैरियर नहीं लगाया, उसने कुछ कहा नहीं, अपने दोस्त को रोकने की भी कोशिश नहीं करी, फ्री एंट्री रखी उसने कहा कोई बात नहीं, सबका भला होना चाहिए, कोई बात नहीं, तुम्हें भी बिजनेस करना तुम भी करो, तुम्हें भी करना तुम भी करो, जो आ रहा था आन दे रहा है, आन दे रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। यारी दोस्ती में से सबको आने दिया। अब सबको आने दिया तो क्या हुआ? खुद का नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट पे। यानी कि जब भी किसी मार्केट के अंदर फ्री एंट्री होती है ना बेटा, फ्री एंट्री, तो फ्री एंट्री के केस में क्या होता है कि अगर आप अब नॉर्मल प्रॉफिट पे भी हो तो अल्टीमेटली आप नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाओगे। रीजन क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब विंटर्स का टाइम था, ये बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, समर आई। अब समर के टाइम पे ना लोगों को कोल्ड कॉफी अच्छी लग रही है, सॉफ्ट ड्रिंक्स अच्छी लग रही है, मतलब कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है। तो ऐसे में टी वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं चल रहा था। ये जो बटर स्कॉच फ्लेवर वाली टी थी, अब इसका कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा था, लोग भी बोर हो चुके थे, उन्हें मजा नहीं आ रहा। उन्हें कहा कि यार वो अपनी देसी चाय अच्छी लगती है, ये क्या यहाँ पर ये बटर स्कॉच फ्लेवर वाली चाय पिला रहे, मजा नहीं आ रहा। अब क्या हो रहा है, जहां पर पहले अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था ना बेटा, अब वहीं पर लॉस होना शुरू हो गया। अब इस बिजनेस में सबको लॉस होना शुरू हो गया, लॉसेस होने शुरू हो गए। अब जब लॉस होने शुरू हो जाएंगे तो क्या लोग काम करेंगे? नहीं। लोगों ने उस इंडस्ट्री को छोड़कर जाना शुरू कर दिया कि भाई इसमें तो बेकार का है, ये तो बिजनेस, इसको तो छोड़ दो, भागो यहां से। अब जब उन्होंने भागना शुरू किया, तो जब भागना शुरू किया तो नंबर ऑफ फर्म्स क्या हुई मार्केट के अंदर? अब नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट के अंदर हो गई है कम। अब नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी तो ओवरऑल सप्लाई पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओवरऑल सप्लाई कम होने लगेगी। अब जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो प्राइस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बेटा प्राइस उस चीज की बढ़ने लगती है। जब प्राइस बढ़ने लगी तो उससे क्या होगा? ये जो लॉसेस आ रहे थे ना राजू के, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग वही सेम काम कर रहे थे, तो प्राइस कम हो गई, प्रॉफिट हमारा नॉर्मल पे आ गया, नॉर्मल पे आने के बाद और फर्म्स ने भी अगर एंट्री मारते रहे तो लॉसेस की सिचुएशन में आ गए थे। अब क्योंकि फिर से नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, प्राइस बढ़ा दी हमने, तो अब वो लॉसेस आपके कवर होने शुरू होंगे और अल्टीमेटली वो लॉसेस भी कहाँ आ जाएंगे? आपके नॉर्मल प्रॉफिट पे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ फ्री एग्जिट की वजह से, कि ना तो राजू ने उन फर्म्स को, अपने दोस्तों को आने से मना किया, ना उसने जाने से मना किया। उसने ये भी नहीं कहा कि अरे दोस्त तू कहाँ जा रहा है, यहीं रुकना। उसने कहा तू जाता है तो जा, कल का जाता आज जा। तो फ्री एंट्री और एग्जिट है। तो जिस भी मार्केट के अंदर फ्री एंट्री और एग्जिट होती है तो वहां पर एक मेन पॉइंट निकल कर आता है कि अल्टीमेटली आप कैसा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करते हो? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हो। ठीक है, तो बस यही कुछ बात देखो यहाँ पर लिखी हुई है जो हमें पढ़नी है और लिखनी है। फर्म्स आर फ्री टू एंटर और लीव द इंडस्ट्री एट एनी टाइम। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किसी के ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं है कि यार आप आ नहीं सकते, एंटर नहीं कर सकते मार्केट में, या एग्जिट नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है, गेट खुला है, दरवाजा खुला है, जब मर्जी एंटर करें इस मार्केट के अंदर, जब मर्जी यहां से एग्जिट करें। देयर आर नो लीगल, कैसे बैरियर बल्कि आप लगा सकते थे, लीगल बैरियर नहीं है, फाइनेंशियल बैरियर नहीं है, टेक्निकल बैरियर नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या इंप्लीकेशन होता है? इंप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, अब उसे वर्ड्स में समझो। इन द लॉन्ग रन फर्म्स अर्न ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही यहाँ पे आप अर्न कर पाओगे। अगर फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे है, जैसे मैंने अभी आपको उसका नाम दिया नॉर्मल प्रॉफिट, न्यू फर्म्स एंटर, नई फर्म्स एंटर होंगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस फॉल हो जाएगी। लॉसेस के केस में अपोजिट चलेगा। लॉसेस अगर होते हैं तो फर्म्स एग्जिट करेंगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, प्राइस राइज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आप एक ही तरीके का प्रॉफिट कमा पाओगे यहाँ पर, नॉर्मल प्रॉफिट। और वो कब मिलता है? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर आ जाए। ठीक है, यानी कि पर यूनिट एडिशनल रेवेन्यू पर यूनिट एडिशनल कॉस्ट के जब बराबर आ जाएगा तो हम कौन सी सिचुएशन में होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना और इवन इसके एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से लिख कर जाना। ठीक है,
अब एक और इंपॉर्टेंट बात आई इसमें, इसमें हर एक चीज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही है। परफेक्ट कंपटीशन तो हमने समझ लिया। परफेक्ट कंपटीशन के अब तक जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। अगर किसी मार्केट के अंदर ये 3 फीचर्स अवेलेबल है, सिर्फ ये 3 फीचर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसी मार्केट को हम प्योर कंपटीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर कंपटीशन। सो व्हेन द फॉलोइंग 3 फीचर्स ओनली एग्जिस्ट, बाकी के फीचर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ अगर यही फीचर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इन 3 की ही बात कर रही हूँ मैं, बार बार एक ही बात समझा रही हूँ आपको, ओनली दीज 3 फीचर्स, अगर ये 3 फीचर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसी मार्केट प्योर कंपटीशन में आती है, जहां पर वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है और फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। ठीक है, चलो यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब हमारी परफेक्ट कंपटीशन में कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं और फीचर्स भी होते हैं इन 3 के अलावा। परफेक्ट मोबिलिटी है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। बेटा मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि ज्योग्राफिकली मोबिलिटी है, मूवमेंट हो सकता है, जैसे कि लेबर है एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। फ्रॉम वन फर्म टू अनदर, इवन एक फर्म से दूसरी फर्म में भी आप यहाँ पर कह सकते हो कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि फर्म्स इजीली अपने आउटपुट को एडजस्ट कर पाती है डिमांड के अकॉर्डिंग। जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स है आप उसे मूव कर सकते हो इंडस्ट्री में जब डिमांड बढ़ सकती है, और इससे क्या होता है? मार्केट का इक्विलिब्रियम आता है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है मार्केट का, ये बाद में समझेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट नॉलेज। हम यहाँ मान के चलते हैं कि दोनों बायर और सेलर बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक है, दोनों को कंप्लीट नॉलेज है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, गुड्स की अवेलेबिलिटी क्या है और कौन से इनपुट्स यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन में। इन सभी बातों की जानकारी हमारे बायर और सेलर दोनों को है, यानी कि दोनों समझदार है। अब उससे क्या इंप्लीकेशन आता होगा बेटा? उससे पहला इंप्लीकेशन आता है दैट सेलर कैन नॉट चार्ज द हायर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। भाई बायर को तुम पागल नहीं बना सकते, वो सारी नॉलेज लेकर आया है। ऐसे सेलर को तुम पागल नहीं बना सकते कि अरे नहीं वो वाला सेलर तो कम प्राइस पे बेच रहा है, अरे उसको भी मार्केट की सारी नॉलेज है। तो एक दूसरे का पागल नहीं बना सकते ये लोग। ठीक है, बायर विल शिफ्ट टू अदर सेलर इफ द प्राइस इज हायर। अगर उसे लगा कि नहीं ये तो ज्यादा प्राइस दे रहा है, कोई बात नहीं बेटा तू बेच, हम तो दूसरी वाली दुकान से खरीद लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम प्राइस रहती है इसकी वजह से मार्केट के अंदर, और सारी की सारी फर्म सेम प्राइस की वजह से सेम इनपुट यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, अच्छा अब अगला पॉइंट एक और आता है जो रीजन एग्जेशन में कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के बारे में। एक बात बताओ, ये जो जितनी भी आजकल फर्म्स इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मार्केट में देती है, वो क्यों देती है? क्योंकि सब लोग ना भले ही सेम चीज बेच रहे हैं, लेकिन सब लोगों के ब्रांड्स अलग है, सब लोगों का क्वालिटी सिस्टम अलग है, अलग अलग फीचर्स दे रही हैं, अलग अलग वेरिएंट्स है, रेंज है उनके प्रोडक्ट्स की, और एक दूसरे के साथ पूरे कंपटीशन में है, तो इसलिए अलग प्राइस भी है, तो इसलिए बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं, सेलिंग कॉस्ट बहुत आती है उनकी। बट यहाँ तो सब लोग सेम ही सामान बेच रहे हैं, एक ही चीज तो है, तो क्या ही एडवर्टाइजमेंट करना है उसका। सारे बायर्स को भी पता है कि भैया क्या सामान बेचा जा रहा है, किस प्राइस पे बेचा जा रहा है, क्या इनपुट्स यूज हो रहे हैं, अवेलेबिलिटी क्या है गुड्स की, वो बायर को ऑलरेडी पता तो है, तो सेलर क्यों पैसे खर्च करेगा? लॉजिकल है या नहीं है? तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं आती है, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यहाँ पर बेटा नहीं होती है। ठीक है, सो प्रोडक्ट होमोजीनियस है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के, तो बिल्कुल आप एक का खरीदो किसी और को खरीदो सामान, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो एडवर्टाइजमेंट अननेसेसरी है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, कोई सेलिंग कोई प्रमोशनल कॉस्ट आपको नहीं करनी, जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो कॉस्ट है वो लो आती है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, आई होप समझ आ गई होगी। अब आते हैं AR एंड MR कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पहले पढ़ के आ चुके हो, एक तरीके का रिवीजन है। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा AR क्या होता है जल्दी से बता दो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज AR? AR स्टैंड्स फॉर द एवरेज रेवेन्यू एंड MR स्टैंड फॉर द मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? पर यूनिट रेवेन्यू आप कितना अर्न कर रहे हो, यानी कि एक यूनिट जब आपने बेची तो उससे आपको कितना रेवेन्यू अर्न हुआ उस एक यूनिट से, वो आपका एवरेज रेवेन्यू है। बट मार्जिनल रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बेची तो उस एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अब क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर प्राइस सेम है, चाहे जितनी भी यूनिट बेची जा रही है प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है बेटा, तो यहाँ पर क्योंकि प्राइस फिक्स है तो जो भी रेवेन्यू एडिशनल यूनिट से मिलता होगा वो हमेशा आपकी प्राइस के इक्वल ही आएगा, और इसी वजह से आपका एवरेज रेवेन्यू भी
मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस के बराबर आता है। ठीक है, तो ये तो बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि इस वाली मार्केट के अंदर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस तीनों हो जाते हैं बिल्कुल सेम। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आपकी प्राइस बिल्कुल सेम है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो प्राइस आपने 5 5 5 रखी हुई है और क्वांटिटी आपकी 1 2 3 4। अब इससे अगर आप पहले तो टोटल रेवेन्यू निकालो तो 5 10 15 20। ठीक है, अब इसी से एवरेज रेवेन्यू निकालोगे तो TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। तो बेटा ये देखो सेम ही आ रहा है। MR निकालोगे पहले पे सेम होता है, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5। तो ये देखो ना, दिख तो रहा है सेम। और ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह से। अगर आप इसे चेंज कर दोगे तो टोटल रेवेन्यू में चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में चेंजेस आएंगे। तो बस कुछ इसी वजह से, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो प्राइस की वजह से अफेक्ट नहीं हो रही है। डिमांड, आपकी क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है ना, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है और प्राइस सेम हो गई है। इसकी वजह से AR, MR और प्राइस बिल्कुल आपके सेम आते हैं। ठीक है, so if even the firm sells more or less, price remains unchanged। ज्यादा बेचो कम बेचो प्राइस बिल्कुल सेम है। सो AR एंड MR जो है वो सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, चलो अब ये देख लो, ये आपका कर्व है। वैसे तो मैंने आपको बना के दिखा भी दिया था। ये देखो Q1 क्वांटिटी है, Q2 क्वांटिटी है, प्राइस बिल्कुल सेम है, ED आपकी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और तीनों के तीनों कर्व्स आपके बिल्कुल सेम ही होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक आता है फिर से धमाकेदार धुआंधार क्वेश्चन और टॉपिक आपका, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, कि बताओ भाई इतनी देर से तुम ये कह रहे थे कि इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? ये है क्या आखिरकार? तो बेटा ये आखिरकार ये कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले तो समझो कि इंडस्ट्री क्या है और फर्म क्या है। ठीक, इसको समझाने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो एक गांव है, उस गांव में 100 घर है, तो गांव को मैं कैसे बोलूंगी? इंडस्ट्री। बट एक एक घर को मैं बोलूंगी फर्म। मैं बोलूंगी एक गांव में 100 घर है ना, तो एक इंडस्ट्री में 100 फर्म्स है, काम उन सब में सेम होता है, पर जो हो रहा है वो डिसाइड कौन कर रहा है? इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या है? ओवरऑल जब आप सारी फर्म्स को कलेक्टिवली बोलते हो तो वो इंडस्ट्री कहलाती है, लेकिन जब सिंगल यूनिट की बात होती है तो वो आपकी फर्म होती है। ठीक, अब क्या होता है बेटा परफेक्ट कंपटीशन में, जो कमोडिटी की प्राइस तो देखो मार्केट के हिसाब से डिसाइड होती है। कमोडिटी की प्राइस मार्केट के हिसाब से डिसाइड होती है, मार्केट की डिमांड, मार्केट की सप्लाई। अब आपको पता है कि जो डिमांड का होता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, चाहे वो मार्केट डिमांड कर्व हो, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। व्हाई? ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, चाहे मार्केट सप्लाई कर्व हो। क्यों? ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब जहां पर भी इन दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया ना बेटा, उसे बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी सप्लाई की जाती है उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और उसी पॉइंट पे जो प्राइस डिसाइड की जाती है ना बेटा, उसे बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब ये चीज कहाँ होती है? ये चीज इंडस्ट्री में डिसाइड की जा रही है। इंडस्ट्री ने मार्केट को कंसिडर किया और जो भी हमारे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था या जो भी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस थी, उसी से यहाँ पर हमने जब एक डॉटेड लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन, तो उसी ने हमें फर्म का डिमांड का, फर्म की प्राइस लाइन, फर्म का AR, फर्म का MR कर्व दिया। तो बेटा यही रीजन है कि सब कुछ जो काम हो रहा है वो इंडस्ट्री में हो रहा है। तो इंडस्ट्री ने एक इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड कर दिया और सारी की सारी बात वो यहाँ तक कन्वे हो चुकी है कि भाई देखो इसी पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर आ रही है, यही हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो तुम्हें अब क्या करना है? सभी फर्म्स के अंदर इसी प्राइस में डील करना है, चाहे कितनी भी क्वांटिटी तुम बेचो, प्राइस यही रहेगी। ठीक है, तो बस यही रीजन है, इसको ही आपको वर्ड्स में लिखना है, डायग्राम बनाना है। स्केड्यूल आपकी इच्छा है, आप बनाना चाहे ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, so under the perfect competition, price of a commodity is determined by the interaction of the market demand and market supply, and that is by the entire industry and not by the single firm। तो पूरी इंडस्ट्री की वजह से होता है। so industry is the price maker and firm is the price taker। अब इसके रीजन लिखना चाहें तो यही, that price is determined by the industry level। प्राइस इंडस्ट्री लेवल पर सेटअप होती है, पूरे गांव की जो प्राइस है वो एक ही बारी पर डिसाइड की जा रही है इंडस्ट्री लेवल पर। दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है? इंडिविजुअल फर्म
भी तो टू स्मॉल है ना, मतलब एक फर्म आके कही जी नहीं ऐसे पे प्राइस बेची जाएगी, इस प्राइस पे सामान बेचा जाएगा, वो कहेंगे कोई बात नहीं तुम कर लो, तुम्हें जो करना है, बाकी सारे तो ऐसे ही करेंगे। तो वही बात है कि टोटल सप्लाई में आपका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत स्मॉल है, तो आप नहीं चेंज कर सकते हो प्राइस को। फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस, और फर्म जो है इस प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी को यहाँ पर बेच सकती है, कोई उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं आपको अलग प्राइस रखनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट, फर्म हैज नो चॉइस रिगार्डिंग द प्राइस, और एक फर्म के पास कोई चॉइस भी नहीं है कि वो कितनी क्वांटिटी या कितने प्राइस पे सामान को बेचेगी, नहीं, उसको प्राइस उसी जो डिसाइड कर दी गई है इंडस्ट्री की तरफ से, उसी प्राइस पर उसको सामान यहाँ पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि इंडस्ट्री प्राइस बनाएगी, फर्म उसको एक्सेप्ट करेगी, और उसी प्राइस पर सब जगह पर सेम सामान सेम प्राइस पर बेचा जाएगा, ठीक है। तो बस ये तो था हमारा पार्ट 1 ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हमने डिस्कशन किया परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, ठीक है। एंड आई होप कि बहुत इजीली आपको अच्छे से यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, क्या होती है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, तब तक जरा अपनी बुक में से अच्छे से यहाँ तक रीड कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। सो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।